अनीता गांव से अपने पोते के साथ शहर में रहने आई थी। उसकी बेटी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। शहर में आने के बाद अनीता आस पड़ोस के लोगों से बातें करना शुरू करती है। मोहल्ले में काफ़ी गंदगी थी। ये देखकर अनीता अपनी पड़ोसन सुजाता के पास जाती है और मजाक बनाते हुए कहती है, यह तुम्हारा शहर इतना गंदा है, हर तरफ नालियाँ भरी हुई है। इससे अच्छा तो मेरा गांव ही था। अम्मा जी, शहर में जितना अच्छा होता है ना, उतना गांव में कुछ भी नहीं होता। तभी तो गांव के लोग शहर भाग कर आते हैं। गांव से लोग शहर इसलिए भाग कर आते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने होते हैं, वरना इस गंदे शहर में तो कोई आए भी ना। अनीता बहुत ही मुंहफट थी, इसलिए अनीता को पूरे मोहल्ले में कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन जब पूरे मोहल्ले में हर तरफ नाली की गंदगी फैली थी, ये देखकर अनीता अपने घर के बाहर से ही कहती है, हमारे गांव में तो घर से बाहर निकलो तो ऐसी हरियाली दिखती है कि दूर तक बस सुंदर नज़ारे ही दिखते हैं, लेकिन यहाँ तो। अनीता की बात सुनकर मोहन नाम का आदमी कहता है, अम्मा जी, आप इतना बोल रही हो तो आप ही बता दो कोई सुझाव, या फिर यहाँ आकर बस शहर की बुराई ही करनी है। हाँ, क्यों नहीं, मैं ही बता देती हूँ। हमने भी गांव में अपनी नालियों को साफ करने के लिए बहुत से सुझाव अपनाए हैं। अरे तो फिर बताइए ना कुछ। देखो, नालियों में ना कूड़ा फंस चुका है, जिस वजह से पानी का बहाव आगे नहीं जा पा रहा। तो हमें इस कूड़े को हटाने के लिए तेज़ बहाव में पानी डालना चाहिए, ताकि आगे के भविष्य में समस्या ना आए। और उसके बाद हम यहाँ पर जालियाँ लगा देंगे जगह जगह, जिससे कोई कूड़ा कचरा जमा ही ना हो। ऐसा करने से पानी बह जाएगा और कूड़ा वहीं पर फंस जाएगा, जिससे हम उसे आसानी से निकाल सकेंगे। अनीता का सुझाव सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है और वो सब वही करते हैं जो अनीता ने कहा था। अनीता उम्र में काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उसे तजुर्बा भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मुंह फट होने की वजह से कोई उसे सुनना पसंद नहीं करता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अनीता अपनी पड़ोसन सुजाता से बात कर रही थी, तभी एक बच्चे के सर पर चोट लग जाती है। अरे बेचारे बच्चे को कितनी चोट लग गई है। अम्मा जी, हमें बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना खून निकल रहा है इस बेचारे के सर से। नहीं, पहले हमें इसका खून रोकना होगा, वरना हॉस्पिटल जाने से पहले ही कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। अम्मा जी, यहाँ आपका तजुर्बा काम नहीं आएगा, यहाँ डॉक्टर की मलहम पट्टी ही काम आएगी। अब ये सब बातें मत बोलिए, जल्दी से डॉक्टर के पास चलिए मेरे साथ। सुजाता अपनी ही बोले जा रही थी, पर अनीता तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। अनीता घर के अंदर जाकर हल्दी वाला पानी लेकर आती है और उस बच्चे की चोट पर लगा देती है। तब तक उस बच्चे की माँ भी आ चुकी थी। अरे अम्मा जी, यहाँ मेरे बच्चे को इतनी चोट लग गई है और आप इसे पता नहीं क्या लगाई जा रही है। हटो यहाँ से, मैं खुद अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। आप लोगों से तो मेरे बच्चे को हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया। बच्ची की माँ अनीता की बात नहीं सुनती और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन जब वहाँ डॉक्टर यही कहते हैं कि हल्दी वाले पानी से खून बहना रुक गया है, तो उस बच्चे की माँ को भी अनीता के तजुर्बे का एहसास होता है और वो कहीं ना कहीं अनीता की बात मानना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और मोहल्ले में हर कोई थोड़ी बहुत ही, लेकिन अब अनीता की सलाह लेने लग रहा था। कुछ दिनों बाद सुजाता बहुत ही परेशान होकर अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी। सुजाता को इतना परेशान देखकर उसकी पड़ोसन अनीता आती है और कहती है, अरे क्या हुआ सुजाता, इतनी परेशान क्यों है? कोई परेशानी की बात है क्या? परेशानी की बात है, तभी तो इतना परेशान हूँ। अब क्या करूँ अम्मा जी, मेरा तो बेटा निकम्मा है, ना कोई काम करता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, उसे कैसे समझाऊँ। अरे तो अपने बेटे से बात करना, क्या पता उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो और वो तुझे बता ना पा रहा हो। जब तक तू उससे बात नहीं करेगी, पता कैसे चलेगा? माँ हूँ उसकी, मुझे अच्छे से पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बस वो निकम्मा ना कुछ करना ही नहीं चाहता, मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहता है। और आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप ही मेरे बेटे को अच्छे से जानती हो। हाँ, माँ है तभी तो तेरी बात सुनता नहीं, ना तेरी किसी बात का जवाब देता है।
और मुझे क्या, मैं तो तुझे सलाह देने ही आई थी कि अगर तू अपने बेटे से बात करेगी तो कम से कम वो तुझे अपनी परेशानी तो बताएगा। खैर चलती हूँ मैं। अनीता इतना बोलकर जा रही होती है, तभी सुजाता का बेटा अंकित सामने से हाथ में थैला लिए आता है। सुजाता अपने बेटे को देखकर कहती है, क्यों रे, कहाँ घूम रहा था तू? घर का तुझे होश भी है या नहीं? जब देखो आवारागर्दी करता रहता है। माँ मुझसे बात मत करो वरना अच्छा नहीं होगा, और मैं कुछ भी करूँ उससे आपको क्या मतलब? आप अपना काम करो। तू बाहर वालों के आगे अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है? शर्म है कि नहीं? या वो भी कहीं बेच खाई है बदतमीज? अरे अरे सुजाता, क्यों इतना चिल्ला रही हो बच्चे पर? और अंकित बेटा, ये तेरे हाथ में क्या है? ये तो कुछ गाने बजाने का सामान लग रहा है। तुझे गाने बजाने के सामान में इंटरेस्ट है क्या? आंटी आपको कैसे पता? आपको इन सब के बारे में नॉलेज है? अरे बेटा, हर जगह नॉलेज ही नहीं होती, कई जगह तजुर्बा भी होता है। मैंने कई बार तुझे देखा है, तो सुबह सुबह छत पर संगीत गाता रहता है ना। और इस वक्त तेरे हाथ में भी गाने बजाने का सामान देखकर मैं समझ गई। मैं मुँह फट ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत है। तो कभी भी आजमा लेना। सुजाता इतने टाइम से अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बेटा समझता नहीं था। और एक बार जब अनीता ने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके उसे समझाया, तो अंकित ने झट से अनीता की बात मान ली। ये देखकर सुजाता भी बहुत हैरान हो गई और वो अब अनीता की बातों के अनुसार काम करने लगी। ऐसे ही एक बार गली में फंक्शन हो रहा था। अनीता भी उस फंक्शन में जाती है, तो अनीता को देखकर मोहन कहता है, अरे अरे अनीता, अम्मा जी आ गई है। अम्मा जी से अच्छा सुझाव तो कोई दे ही नहीं सकता। इस फंक्शन में अम्मा जी का तजुर्बा बहुत काम आएगा। क्या सुजाता आंटी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है मोहन बेटा। मैं तो खुद जाकर बुलाने वाली थी अनीता को कि आकर गल के फंक्शन में हम सबको अपना तजुर्बा बांट दे। मदद हो जाती है अनीता अम्मा जी के आने से। अब अचानक सबके रंग ढंग कैसे बदल गए? पहले तो सबको मैं मुँह फट लगती थी। अनीता अम्मा जी, आपका तजुर्बा देखकर हम सब लोगों की बोलती बंद होगी। जितना आपके तजुर्बे ने अब तक हमारी मदद की है ना, उतना तो यहाँ पर किसी में दिमाग ही नहीं है। अनीता के मुंह फट होने से हर कोई उसकी बात नहीं मानता था, लेकिन अनीता के तजुर्बे से पूरे मोहल्ले में उसकी गिनती होने लगती है और हर कोई अनीता को छोटे से छोटे काम में भी पूछने लगता है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पहला पति नहीं होता है। वो दूसरी शादी करती है। पति ना होने का कारण वो कभी किसी को नहीं बताती। क्या भाभी, कैसी बहू लेकर आई हो? पता नहीं पहले पति ने इसे क्यों छोड़ा होगा। वो उसका निजी मामला है, मैं उसे नहीं बोलती। हमारे घर में वो बहू के पूरे फर्ज निभा रही है, यही बहुत है। माना भाभी, मेरी बहू थोड़ी आलसी और मुंह फट है, लेकिन किसी की दूसरी बीवी तो नहीं है। देखिए दीदी, मेरे बेटे को बहुत समय से कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। उसे रंजना पसंद आई तो हम लोगों को क्या करना था? तभी वहाँ रंजना आ जाती है। बुआ जी, क्या लेंगी आप? आप बैठ रंजना, ये लोग तो तुझसे बात करेंगे नहीं। मुझे ही बता दे कि क्या हुआ था तेरी पहली शादी में। रंजना के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो डर जाती है। सास देख लेती है कि बहू अनकंफर्टेबल फील कर रही है। देखिए दीदी, मैंने पहले भी कहा ये उसका निजी मामला है, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। रंजना बेटा, हमें माफ कर दो, तुम अंदर जाओ बेटा। रंजना अंदर चली जाती है। वाह जी वाह, खुद को कुछ जानना नहीं है, दूसरा कोई कोशिश करे तो दिक्कत है। क्यों भला? क्योंकि वो मेरी बहू है, ये बात वो हर पल याद रखती है। मेरा बेटा खुश है, मैं खुश हूँ। हमारा घर उसके आने से संपन्न नहीं हुआ है, तो मैं कैसे उससे वो बात पूछूं जो उसे बताना गवारा नहीं है। बुआ सास गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई है, रखिए अपनी बहू को सजाकर। बुआ सास अपने घर आती है और क्या बात है, संध्या के वक्त ना जोत ना बत्ती, ऊपर से अंधेरा अलग। हाय रे, न जाने कौन सी लड़की उठा लाए हैं। अरे क्या बकर बकर कर रही है बुढ़िया?
सारा दिन भटकती रहती है आत्मा की तरह, यहाँ लेक्चर दे रही है। कसम से न जाने इस बेहूदी लड़की में क्या देख लिया मेरे बेटे ने। भाभी सही ही बोल रही थी, भले ही उनकी बहू की दूसरी शादी है, लेकिन मजाल है कि उस लड़की में कोई एक कमी निकाल दे। तभी बुआ सास को पीछे से आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो सामने रंजना खड़ी होती है। बुआ जी, आप ये अपना चश्मा भूल गई थी तो मैं स्कूटी से देने आ गई। वैसे शुक्रिया, आपने मेरे पीछे ही सही मेरी तारीफ तो की। वैसे रुकिए, मैं बात करती हूँ मीरा से। क्या बात है रंजना, कैसे आना हुआ? वैसे क्या बात करनी थी तुमको मुझसे? देखो मीरा, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, मैं जो भी बोलूँ ध्यान से सुनना। तुम्हारी सास का ख्याल रखा करो, उन्हें वक्त पर खाना और घर को साफ रखा करो। माँ पिता कितने ही वक्त किसी के साथ रहते हैं, लेकिन जब तक साथ रहते हैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। बुआ सास की बहू तो रंजना की बात सुनकर भड़क ही जाती है। सास हो तुम मेरी या माँ हैं जो फ्री का ज्ञान बांट रही हो? बहू ऐसे बात नहीं करते, बड़ी है वो, जो बोल रही है सुन लो। क्यों सुन लूं? एक तो लोगों के घरों में बैठकर मेरी बुराई करना बंद करो। उन्होंने तो तुम्हारी तारीफ ही की है, वो तो मैंने जो देखा उसी पर बोला है। मीरा, बड़ों की इज्जत किया करो। समय किसी का पलटते समय नहीं लगता। रहने दे बेटा रंजना। हाँ, जैसे आपका बदला। अरे दो दो शादी करके ज्ञान ना दे। पहले पति ने क्यों छोड़ा ये भी बता दो। अरे ज्ञान दे रही है, इतनी समझदार थी तो शादी बचा लेती ना। अब तो रंजना फिर से परेशान हो जाती है। वो कांपने लगती है कि बुआ सास उसे संभाल लेती है। मीरा, सच में तू बहुत ही खराब है। वो लड़की तुझे कुछ समझा रही है, ये नहीं कि उसकी बात सुने, उल्टा उसे ही परेशान कर दिया। मीरा मटक कर कमरे से बाहर चली जाती है। रंजना भी थोड़ी देर में खुद को संभालती है और वहां से निकल जाती है। बुआ सास रंजना को देखती ही रहती है और मन में सोचती है, न जाने कौन सी बात रही होगी जो इतनी अच्छी लड़की की शादी टूट गई, वरना कोई कमी नहीं है इसमें। कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज रंजना सीढ़ी से गिर जाती है। हाय रे, क्या हो गया रंजना? मेरी बच्ची कैसे चोट लग गई क्या बेटा? सास जल्दी से बहू को कंधा देकर कमरे में बिठाती है, उसका ख्याल रखती है। माँ जी, आपका ख्याल अब कौन रखेगा? अरे बुढ़िया समझा है क्या? अभी तो मैं जवान हूँ, वैसे भी तेरे हाथ का खाना खा खा कर थक गई थी। अब तू खा अपनी सास के हाथ का खाना। रंजना को सास की बात पर हंसी आ जाती है। सास सारा दिन बहू के साथ रहती, उससे बात करती, पति के जाने के बाद उसका ख्याल रखा करती। एक दिन सास संजना को फ्रूट काट कर दे रही होती है कि माँ जी, आप जानना चाहते हैं कि मेरी पहली शादी क्यों टूट गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं क्या करूंगी जानकर बहू, टूट गई तो टूट गई, लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि वो बड़ा बदकिस्मत रहा होगा जिसे तू नहीं मिली, और हम किस्मत वाले थे जो तू हमारे पास आ गई। बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। खैर, सास बहू का खूब ख्याल रखती है और बहू ठीक हो जाती है। सब ठीक चल रहा होता है कि एक दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू देख तो कौन है दरवाजे पर। जी माँ जी। लेकिन ये क्या? जैसे ही संजना दरवाजा खोलती है, सामने खड़ा होता है उसका पहला पति। ओ माय वाइफ, कहाँ थी तुम? पता है कितनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। चलो अपने घर। अरे क्या हो गया बहू, कौन है? कौन है ये रंजना? मैं इसका पति हूँ। बहू शांत थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ तो क्या लेने आए हो यहाँ? अच्छा, तो इसने बता दिया है कि ये शादीशुदा है। मुझे तो लगा था कि नहीं बताया होगा। खैर, जब आप लोगों के सामने सब बात खुल ही गई है तो क्या छुपाना। ये मेरी बीवी है और मैं इसे लेने आया हूँ। चलो संजना। संजना सास के पीछे जाकर छुप जाती है। देखो, ये अब हम लोगों की बहू है और अब यही इसका घर है। वैसे भी तुम लोगों का तो तलाक हो गया है। हाँ, लेकिन संजना तो मेरी बीवी थी ना। संजना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, पक्का। और मैं तुम्हें अब प्यार से भी रखूंगा। मेरी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं इस तलाक को नहीं मानता हूँ। लेकिन वो नहीं जाएगी।
अब जानती है हम लोगों के बीच क्या बात हुई थी। गलती उसकी थी। वैसे भी मैंने तो बस किसी तरह मैनेज किया था उसके साथ। पर कोई ना, अब भी मैं उसे रखने के लिए तैयार हूँ। आप लेकर आ जाइए। लेकिन वो है कहाँ? अच्छा ठीक है बेटा, अगर वो जाना चाहे तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। मैं अभी उससे बात कर लेती हूँ। सास बहू को देखने उसके कमरे में जाती है, जहाँ बहू एक कोने में बैठी होती है। बहू, वो तुझे लेने आया है, क्या तू जाना चाहती है? देख बहू, माना हम तेरे साथ हैं, लेकिन तेरी खुशी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। बहू रोते हुए ये बात सुनकर सास के गले लग जाती है। माँ जी, काश मेरे माता पिता ने भी मुझसे मेरी राय मांगी होती, मेरी खुशी पूछी होती, तो यूं मैं दूसरी बीवी बनकर नहीं बैठी होती। माँ, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। सास बहू को गले लगा लेती है। अंजना के सास ससुर के बीच बहुत प्यार था। अंजना को इस बात से परेशानी भी थी। वो फोन पर अपनी सहेली से कहती है, अरे हम क्या जाए हनीमून में, ये मेरे सास ससुर का ही हनीमून खत्म नहीं हो रहा। अरे सारा दिन दोनों बैठकर न जाने क्या बातें करते रहते हैं। अरे अच्छा है ना, बुढ़ा बुढ़ी खुद में ही व्यस्त रहते हैं, तेरे से मतलब तो नहीं रखते। हाँ, पति सारा दिन ऑफिस, सास ससुर खुद में मस्त, और मैं क्या करूं? सारा दिन टीवी मोबाइल। अरे यार, कोई तो चाहिए ना साथ बात करने के लिए। अरे चल रखती हूँ, सास का फरमान आ गया है, चाय का बनाकर जरा दे आओ। तभी अंजना की सास भी आवाज देती है, बहू आजा, तेरे ससुर जी ने पकोड़े बनाए हैं, खा ले आकर। साथ क्या लेगी, चाय या कॉफी? हाँ चल रख फोन, मेरे सास ससुर भी चाय नाश्ता बनाकर इंतजार कर रहे हैं मेरा। सास ससुर की जिंदगी साथ में अच्छी चल रही थी कि एक रोज अचानक से अंजना के ससुर का देहांत हो जाता है। अब सास उदास और अकेली रहने लगती है। अंजना पति से कहती है, पता नहीं क्यों पापा साथ थे तो मुझे माँ पिताजी का यूं गपशप करना, साथ खुश रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज जब पिताजी नहीं है तो माँ का अकेलापन भी देखा नहीं जाता। पिताजी ने हमेशा शहर से बाहर नौकरी की। माँ हम बच्चों के खातिर यहीं पिताजी से दूर रहती थी। लेकिन एक बार सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके पिताजी यहाँ आए तो फिर माँ पापा ने साथ रहने वाली जिम्मेदारी को पूरा किया। हाँ, लेकिन फिर देखिए ना, कितनी जल्दी पिताजी चले गए और अब माँ फिर से वैसी ही अकेली हो गई। काश पिताजी वापस आ जाते। कुछ महीनों बाद अंजना को एक बेटा होता है। वो धीरे धीरे 3 साल का होता है कि एक दिन, तोरी, अरे ओ तोरी। तोरी, इस नाम से तो मुझे बिट्टू के पापा बुलाते थे। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। तभी वहां पोता आ जाता है। तोरी, चाय ले आ जा। पहले तो अंजना की सास हंसती है, लेकिन फिर जिस अंदाज से पोते ने चाय मांगी थी वो हैरान हो जाती है। फिर शाम को, बेटा, आज मुन्ने ने मुझे तोरी बोलकर बुलाया और चाय भी बिल्कुल वैसे ही मांगी जैसे पापा मांगा करते थे। माँ जी, आपको पता है, इसके सर के बाल भी बिल्कुल पिताजी की तरह ही है, घुंघराले। और तो और माँ जी, इसका खाने पीने का शौक भी पापा जी पर ही गया है। बस अब क्या था, घर में मुन्ने को पिता का पुनर्जन्म मान लिया जाता है। और अब, अरे अंजना, जल्दी से इनके कपड़े और पाउडर क्रीम निकाल कर तो दे, मैं जरा नहलाकर तैयार कर देती हूँ। बहू बच्चे का सारा सामान सास को दे देती है। तोरी, मैं ये नहीं पहनूंगा, वो लाल वाली शर्ट। देखा, लाल शर्ट, उनकी तरह इसे भी लाल रंग का ही शर्ट पसंद है। अरे ला रही हूँ मैं। माँ जी, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। अरे रुक रुक, तू नहीं, मैं बना देती हूँ, वही खाएगा ये। सास किचन में जाकर पति की फेवरेट डिश बनाकर पोते के सामने रखती है। ये क्या है माँ जी, पहले तो कभी नहीं बनाया आपने। अरे ये तेरे ससुर जी ना खुश होकर खाया करते थे, देखते हैं इसे कैसा लगता है। सास जैसे ही पोते के सामने प्लेट रखती है, वो गपागप सब खा लेता है। देख देख बहू, पैना कहती थी तेरे पिताजी का ही रूप है ये। इनको मेरा अकेलापन देखा नहीं गया होगा, तभी तो इसे भी वो सब पसंद आ रहा है जैसे उन्हें आया करता था।
बहू बात को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन शाम को पति से कहती है, अरे माँ जी तो मुन्ने को बिल्कुल ससुर जी मानकर बैठी हैं। हाँ तो ठीक है ना, क्या करना है, कम से कम उनका टाइम पास तो हो रहा है ना। हाँ हो तो रहा है, लेकिन कल को कोई परेशानी ना हो। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता मत करो। कुछ साल बाद पोता स्कूल जाने लायक हो जाता है। माँ जी, आज मुन्ने के स्कूल का पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। अरे बहू, मैं तो उसके साथ ही जा रही हूँ। वो क्या है ना, ये जाते नहीं थे कहीं भी मेरे बिना। लेकिन माँ जी, स्कूल में जाने की परमिशन पेरेंट्स को नहीं होती। अरे जाओ जाओ, क्यों नहीं होती? वैसे भी बहू कैसे भरोसा कर ले कि वो लोग मुन्ने का अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? स्कूल है, वो पैसे लेते हैं हर माँ बाप से, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। मुन्ना स्कूल चला जाता है और अंजना अपने कमरे में सोने, लेकिन 2 घंटे में ही फोन बजता है। हेलो, कौन? हम आरव के स्कूल से बात कर रहे हैं, आप उनकी मदर हैं? हाँ जी, क्यों, क्या हो गया? वो ठीक तो है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है आपको भरोसा नहीं है स्कूल पर। अरे कैसी बात कर रही है मैडम, भरोसा ना होता तो इतने चक्कर ना लगाते आपके स्कूल के, और ना ही वो इतना बड़ा डोनेशन भी देते, है ना? तो मैडम ऐसा तो बोलिए ही मत। अरे मैडम, तो ये अपनी सास को बच्चे के साथ क्यों भेजा है? किसी के दादा दादी को परमिशन नहीं होती है कि वो यहाँ आए तो आए, क्लास में बगल में बच्चे के बैठने की जिद भी करे। अंजना फोन रखकर सास के कमरे में जाती है। जहाँ सास नहीं होती, वो समझ जाती है कि सास मुन्ने के पीछे स्कूल चली गई। अंजना पति को फोन करती है और दोनों बच्चे के स्कूल जाते हैं, जहाँ सास को प्रिंसिपल के कमरे में बिठाया गया होता है। देखिए मैम, हम लोग आपके बच्चे का नाम स्कूल से काट रहे हैं, जो भी पैसे आपके बनते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर ले। ऐसे थोड़ी ना होता है। माफ कर दीजिए मैम, कल से हम लोग ध्यान रखेंगे। वो क्या है ना, माँ पोते से बहुत कनेक्टेड है, तो शायद। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेती हूँ, लेकिन आखिरी बार। वो क्या है ना, बाकी के बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। हाँ हाँ, 5 साल की उम्र में IAS PCS की तैयारी करवा रही है ना। अरे ना जीना, मैं तो आऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। देखिए, अब तो हम आप लोगों के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रख सकते। बस क्या करते, प्रिंसिपल से झगड़ा थोड़ी किया जा सकता था। अब सास सारा दिन पोते को लेकर पढ़ाती लिखाती। माँ जी, मुन्ना घर में रहकर दूसरे बच्चों जैसा नहीं बन पाएगा, स्कूल भेजना जरूरी है। हाँ, तो मैंने कब मना किया? लेकिन बहू तो जानती है ना, ये तेरे ससुर जी हैं और वो मेरे बिना तो कहीं जाते नहीं। माँ, माना ये पिताजी हैं, लेकिन क्या आप नहीं चाहती कि पिताजी का ये जो नया जन्म हुआ है उसमें भी वो उतने ही सक्सेसफुल और कामयाब हो? और माँ जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो दरअसल पिताजी के चले जाने के बाद आप इतनी अकेली और परेशान रहती थी, तो मैंने ही ये चाल चली थी। हाँ माँ, हम लोगों ने ही मुन्ने को तुम्हें तोरी बोलने को कहा था, और हमने ही वो खाने की आदत डाली थी मुन्ने को। उसका लाल रंग की शर्ट पहनने की जिद करना, ये भी मैंने ही उससे कहा था माँ जी। और वो घुंघराले बाल, माँ वो तो सच में उसके दादा जैसे ही हैं। उसके लिए ही तो उसे पिताजी की कॉपी मान सकते हैं। मैं सच्ची इनके पीछे पागल हो गई थी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं मुन्ने को स्कूल जाने से नहीं रोकूंगी, बस।